दोस्तों नमस्कार। आजकल भारतीय राजनीति में एक विषय ऐसा उभरा है जो कि चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है, संसद से लेकर के और सड़क तक। यानी कि संसद के अंदर भी चर्चा हुआ है और संसद के बाहर भी उस चीज़ को लेकर के चर्चा हो रहा है। 18वीं जो लोकसभा है उसके डे 1 से चर्चा हो रहा है, लोकसभा के अंदर भी राज्यसभा के अंदर भी। और इस चीज़ को लेकर के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं और जो विपक्ष के लोग हैं, दोनों ही अपने अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने अपने पक्ष को रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो चर्चा का बिंदु है वो संविधान बनाम आपातकाल को लेकर के है। तो आखिर ये क्यों चर्चा के केंद्र बिंदु में आ गया, क्यों इसकी चर्चा हो रही है इस वक्त में 2024 के अंदर इसकी चर्चा हो रही है। इस वीडियो के अंदर थोड़ा हम इसको तह में जानने की कोशिश करेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये सब चीज़ें हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे असली वजह क्या है और किसका क्या मकसद है। इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा आप इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम संविधान के मुद्दे पर आते हैं कि संविधान बचाओ, ये मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव का एक सबसे प्रमुख जो मुद्दे हैं, अगर आप टॉप 3-4 मुद्दे अगर आप गिनाते हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो उसमें से एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा था संविधान बचाने का। और इसके पीछे जो कारण था वो बीजेपी के कुछ नेताओं का बयान था, जैसे ज्योति मिर्धा, अनंत हेगड़े, लल्लू सिंह, अरुण गोविल। इस तरीके कुछ बीजेपी के नेता थे जिन्होंने कि खुले मंच से अपनी पब्लिक रैली के दौरान ये बात खुलेआम बोल दी थी कि हमको 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि हम इस संविधान को बदल सकें। और उसके पहले भी बीजेपी से जुड़े हुए लोगों के द्वारा इस तरीके के बयानात आ रहे थे कि संविधान को बदलने की ज़रूरत आ गई है। अब इस चीज़ को जो इंडिया अलायंस के लोग थे इस चीज़ को पिक कर लिया, उठा लिया और इस तरीके से उठाया और उसको पब्लिक के बीच में इस तरीके से उस मुद्दे को रखा कि पब्लिक ने इस मुद्दे को अपने सर पर धारण कर लिया। मतलब सीधे तौर पर लोगों के अंदर ये मैसेज गया कि अगर संविधान को ख़त्म कर दिया जाता है 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो इससे प्राप्त होने वाले जो लाभ हैं वो लाभ एक झटके में ख़त्म हो जाएंगे। और इससे दो तरह के लोग प्रभावित हुए। एक जो कि सीधे तौर पर इसके प्रभाव में आते हैं, यानी कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो SC ST और OBC जो वर्ग है जिनको कि आरक्षण का लाभ प्राप्त है, उनको ये चीज़ लगने लगा कि अगर संविधान ही ख़त्म हो जाएगा तो इस संविधान के वजह से जो आरक्षण हमें मिला हुआ है वो आरक्षण भी ख़त्म हो जाएगा। और इसीलिए वो लोग एकजुट होकर के और इंडिया अलायंस के तरफ आने लगे थे। दूसरे लोग जिनको डायरेक्टली आरक्षण का लाभ नहीं मिला इस संविधान के वजह से, उनके अंदर भी अपने अधिकारों को लेकर के एक चिंता शुरू हो गई। क्योंकि संविधान का मतलब सिर्फ आरक्षण ही नहीं होता है ना। संविधान ये वो पुस्तिका है, ये वो मैं तो कहता हूँ पवित्र ग्रंथ है जिसने आपको इतने अधिकार दिए हैं जो कि आपको एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर लोकतंत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अधिकार वोट देने का अधिकार, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, सबको एक वोट देने का अधिकार मिला है इस संविधान के वजह से। तो सभी लोगों को, देश के एक जो समझदार लोग हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, उनको ये चीज़ लगने लगा कि भैया अगर ये संविधान ही ख़त्म हो जाएगा तो इसके माध्यम से जो हमें अधिकार मिले हुए हैं वो सारे अधिकार ख़त्म हो जाएंगे। और इस मुद्दे का ज़मीन पर इतना असर हुआ, ग्राउंड पर इतना असर हुआ कि इसने इस चुनाव के परिणाम को सीधे तौर पर प्रभावित किया। और रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, हालांकि और बीच में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ को लेकर खूब सफाइयाँ भी दी, लेकिन उस चीज़ का कुछ असर नहीं हुआ।
और बीजेपी बहुमत के नीचे आ गई। बीजेपी 240 सीट पर अटक गई। और बहुत सारे जो जानकार हैं उनका ये भी कहना है कि ये जो 240 सीटें बीजेपी की आई है, ये भी पूरी ईमानदारी से नहीं आई है, इसमें भी बेईमानी की बू आ रही है, वरना बीजेपी 150, 60, 70 के अंदर अंदर तक सिमट जाती। तो यहाँ से ये संविधान का मुद्दा निकला था और भारतीय राजनीति में 2024 के लोकसभा चुनाव को इस संविधान बचाओ के मुद्दे ने प्रभावित किया था। अब इसके बाद चुनाव जब संपन्न हो गया, रिजल्ट आ गया और रिजल्ट आने के बाद में नो डाउट एनडीए की सरकार बन गई। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के शपथ उन्होंने ले लिया और इसके बाद संसद के अंदर जब तमाम इंडिया अलायंस के नेता पहुंचे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, सभी लोगों के हाथ में संविधान की एक प्रति थी। इवन जब शपथ हो रहा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का, तो उस वक्त भी उनके हाथ में संविधान की एक प्रति थी और बाकायदा राहुल गांधी ने भी वो संविधान की प्रति अपने शपथ लेने के दौरान दिखाई थी। जय संविधान के नारे भी सदन के अंदर गूंजे, लोकसभा के अंदर गूंजे और इस पर बल्कि विवाद भी हो गया जब ओम बिरला ने, शशि थरूर जब जय संविधान बोल रहे थे तो ओम बिरला साहब ने उनको टोक दिया था और बीच में जब हुड्डा साहब आए तो हुड्डा साहब के साथ किस तरीके से अभद्रता के साथ या किस तरीके से एक तरीके से बदतमीजी वाली भाषा में ओम बिरला ने कहा था, उस चीज़ को लेकर के भी काफ़ी आलोचना हुई थी। अब ये मुद्दा इतना गर्मा रहा था और फिलहाल मतलब अभी इस साल के 2024 के अंत तक हिंदुस्तान के कई राज्यों में चुनाव भी होना है। महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है, झारखंड है, ऐसे राज्यों में चुनाव भी होना, हरियाणा है वहाँ भी चुनाव होना है। तो नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को ये लगने लगा कि अगर ये जो संविधान का मुद्दा है इसी तरीके से बना रहा है ना और इसी तरीके से लोग इस मुद्दे से प्रभावित होते रहे तो इन राज्यों के चुनाव में भी बीजेपी को करारी हार हो सकती है। फिर मोदी जी ने, अमित शाह ने ये सोचा कि संविधान बचाओ का ये जो मुद्दा है इसका काट क्या निकाला जाए, है ना, ऐसा क्या उपाय किया जाए कि इंडिया अलायंस के इस मुद्दे को काटा जा सके। फिर उन्होंने आपातकाल का दांव चला और बहुत ही विडंबनापूर्ण ये बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन किया गया। पहले लोकसभा के अंदर प्रस्ताव लाया गया लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के माध्यम से और ओम बिरला ने उस प्रस्ताव में खेद व्यक्त किया। एक 49-50 साल पुरानी घटना को लेकर के जब 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी लगाया गया था, आपातकाल लगाया गया था, उस चीज़ को लेकर के ओम बिरला ने पहले लोकसभा के अंदर प्रस्ताव लाया, उसको निंदा प्रस्ताव एक तरीके से पढ़ा और फिर उसके अगले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस चीज़ का जिक्र किया गया और आपातकाल को लेकर के कांग्रेस को एक तरीके से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई, कांग्रेस की निंदा करने की कोशिश की गई नरेंद्र मोदी के इशारे पर, अमित शाह के इशारे पर। ये पूरा जानबूझ करके एक प्रपंच रचने की कोशिश की गई ताकि, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य यही था कि ताकि जनता के बीच में लोगों तक ये मैसेज दिया जा सके कि कांग्रेस पार्टी ने इस संविधान की धज्जियां उड़ाई है। नरेंद्र मोदी का उद्देश्य यही था, वो लोगों को यही बताना चाहते थे, हिंदुस्तान के लोगों को, कि कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगा करके इस संविधान का उल्लंघन किया है, इस संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। ये जो बिंदु है चर्चा में लाने का जो मुख्य उद्देश्य था नरेंद्र मोदी का, ये उसके पीछे यही उद्देश्य था। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है इस चीज़ को लेकर के काफ़ी आक्रामक हो गई और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता इस चीज़ को लेकर के आक्रामक हो गए। कुछ फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। राहुल गांधी ने भी ओम बिरला से जाकर के इस चीज़ को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई कि आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। एक 50 साल पुरानी घटना जिसको लेकर के अब उसका कोई संदर्भ नहीं बनता है इस वक्त में 2024 के समय में, नहीं करनी चाहिए थी। इंडिया अलायंस के और भी नेता, अखिलेश यादव जैसे नेता,
उन लोगों ने इस चीज़ को लेकर के काफ़ी निंदा की सरकार की, नरेंद्र मोदी की और ओम बिरला की। अब मैं आपके सामने कुछ तथ्यात्मक यहाँ पर बातें रखना चाहता हूँ जो कि जानना बहुत ज़रूरी है इस देश के लोगों को, क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार झूठ फैला करके इस देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सच को समझना बेहद ज़रूरी है और इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर इन सारी चीज़ों को डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एक एक चीज़ आप इस समझ सकें और उससे रूबरू हो सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था। और एक और चीज़ यहाँ पर, एक और लाइन में ऐड करना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी 1975 में लगाया वो कोई गैर संवैधानिक काम नहीं है ना। हालांकि उस चीज़ को लेकर के बहुत प्रशंसा नहीं की जा सकती है कि इमरजेंसी लगा करके बहुत अच्छा किया, लेकिन एक कहने के लिए अगर बात कहें कि चूँकि देश कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है, तो इमरजेंसी लगाना यद्यपि नहीं चाहिए था इंदिरा गांधी को, लेकिन अगर उन्होंने लगाया तो ऐसा करके उन्होंने कोई गैर संवैधानिक काम नहीं किया, बल्कि ये भी एक संवैधानिक बंद है। हमारे देश के संविधान में इसका उल्लेख है। तो ये कोई गैर कानूनी या गैर संवैधानिक काम इंदिरा गांधी ने नहीं किया था, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ कि जब 1975 में इमरजेंसी लगा, उसके बाद 1977 में इस चुनाव हुआ इस देश के अंदर, और इस देश की जनता ने इंदिरा गांधी को, कांग्रेस पार्टी को हरा करके और उनको एक सबक सिखाने का काम किया कि आपने आपातकाल लगाया और इस चीज़ से हम नाखुश हैं, इसीलिए हम आपको चुनाव में हरा रहे हैं। 1977 में जनता ने कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी को हरा दिया। महज उसके 2.5 साल 3 साल बाद 1980 के अंदर जब चुनाव हुआ, तो उस वक्त में इसी देश की जनता ने, इसी हिंदुस्तान की जनता ने, इसी भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी को 350 सीटों से जिताया था। मतलब इतना प्रचंड बहुमत, 350 सीट्स कांग्रेस पार्टी को दिया था। इसका मतलब क्या है? मतलब इतना प्रचंड बहुमत और इतना अधिक संख्या में सीट तो नरेंद्र मोदी को 2014 के लहर में भी नहीं आया। 2019 और 24 तो भूल जाइए। उतनी सीटें दी थी इस देश की जनता ने 1980 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को, और फिर उसके बाद कई बार सरकार बनी कांग्रेस की इस देश के अंदर। मतलब क्या है कि पब्लिक ने आपने आपातकाल लगाया 1975 में, 77 में पब्लिक ने आपको उसका जवाब दे दिया। ठीक है, फिर पब्लिक उस चीज़ को भूल गई। ठीक है, हो गया गलती, हमने उसको दंड भी दे दिया, इसके बाद सब कुछ नॉर्मल है। अब जो है इस वक्त 2024 में नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को उठाना चाह रहे हैं, जो कि इस देश के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। और इसके पीछे एक उद्देश्य तो मैंने बताया कि नरेंद्र मोदी संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना चाहते हैं और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, जिसमें कि उनको बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली है। दूसरा जो नरेंद्र मोदी का उद्देश्य है कि इस देश के अंदर जो वास्तविक मुद्दे हैं उस पर बहस नहीं करना पड़े, उस पर जवाब नहीं देना पड़े, इसीलिए इस आपातकाल के मुद्दे को ला करके देश के लोगों को अगेन एक बार फिर से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं वर्तमान में। महंगाई, कमर तोड़ महंगाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है देश में, अलग अलग हिस्सों में, कहीं पुल गिर रहे हैं, कहीं प्लेटफॉर्म, कहीं एयरपोर्ट के छत गिर रही है, कहीं पे अटल सेतु में दरार आ रही है, क्या क्या नई चीज़ें हो रही है। नरेंद्र मोदी को इस पर बात करना चाहिए था। नरेंद्र मोदी को नीट के एग्ज़ाम में जिस तरीके की धांधली हुई, जिससे कि 24-25 लाख बच्चे प्रभावित हुए, उनका भविष्य अंधकार में हो चुका है, उनके परिवार के लोग डिप्रेशन में हैं, नरेंद्र मोदी को उस पर बात करना चाहिए था। नरेंद्र मोदी को मणिपुर पर बात करना चाहिए था। इस देश के अंदर जो महंगाई की स्थिति है, जो किसानों की दुर्दशा है, जो अग्निवीरों की स्थिति है, इन मुद्दों पर, जो आर्थिक विषमता है इस देश के अंदर, इन मुद्दों पर नरेंद्र मोदी को बात करना चाहिए था, जिसकी कि अभी इस देश में ज़रूरत है 2024 के अंदर। लेकिन नरेंद्र मोदी इन सब चीज़ों को छोड़ करके, इन सब चीज़ों से मुंह मोड़ करके
और एक 50 साल पहले 49 साल पहले जो घटना हुई उसको अनावश्यक रूप से इस राजनीति में बहस में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस देश के जनता को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जनता स्वीकार नहीं कर रही है। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी आपातकाल के उस मुद्दे के पीछे इन सारे जो जेन्युइन इशूज हैं उसको ढकना चाहते हैं, ये भी इनका इशू है। और हकीकत जो सच्चाई है कि चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, संघ से ही निकले हुए संघ के प्रचारक थे, आरएसएस और बीजेपी हो, इन्होंने कभी भी हिंदुस्तान के संविधान को सम्मान नहीं किया। मजबूरी है वो नरेंद्र मोदी उसको माथे से लगाते हैं और बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन दिल से कभी सम्मान नहीं किया। राज्यसभा के अंदर जब खड़गे जी, जो कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इस चीज़ को लेकर के आज जब वो इंडिया अलायंस के लोग राज्यसभा से बाइकॉट कर रहे थे, जब उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था, तो बाहर निकल करके, संसद से बाहर जब निकले, उन्होंने राज्यसभा से बाइकॉट करके जब वो बाहर निकले तो मीडिया कर्मियों से जब वो बात कर रहे थे तो वहाँ पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने रखे हैं संविधान के इस मुद्दे को लेकर के, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हिंदुस्तान के एक बच्चे को जानना चाहिए, समझना चाहिए। यही हकीकत है, इस हकीकत को समझना होगा, तभी नरेंद्र मोदी जो झूठ फैला रहे हैं रात दिन, उस झूठ से आपको मुक्ति मिलेगी और उस झूठ को आप समझ पाएंगे। वरना बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश नरेंद्र मोदी के द्वारा की जा रही है। खड़गे जी ने क्या कहा प्रेस के लोगों से बातचीत करके, 2 पॉइंट उन्होंने रखा। थोड़ा सा ये लंबा उनका ट्वीट है, लेकिन ये शेयर करना बहुत ही जरूरी है। कहते हैं, पहली बात तो कहते हैं कि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर, आरएसएस का एक मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 को के अंक में संपादकीय में लिखा था। क्या लिखा था कि भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। प्राचीन भारत की अद्भुत संवैधानिक विकास के बारे में इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। आज तक मनुस्मृति में दर्ज मनु के कानून दुनिया की प्रशंसा का कारण है और वे स्वयं स्फूर्त आज्ञाकारिता और अनुरूपता पैदा करते हैं। हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों के लिए यह सब निरर्थक है। यहाँ आरएसएस साफ तौर पर भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में और मनुस्मृति के समर्थन में खड़ी है। ये कोई अपने मर्जी से नहीं कह रहा है, बल्कि ये आरएसएस का जो मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर, उसके संपादकीय में चीज लिखा हुआ है, जहां पर कि मनुस्मृति को ज़्यादा बेहतर बनाया गया है संविधान के मुकाबले। यानी कि भाजपाइयों को ऐसा लगता है, संघियों को ऐसा लगता है कि ये देश मनुस्मृति से चलना चाहिए, वो मनुस्मृति जो कि समाज में विभेद पैदा करता है, जो कि समाज में समानता की बात नहीं करता है। उस मनुस्मृति के आधार पर देश चलाने की बात ये संघी करते हैं, जहाँ से नरेंद्र मोदी निकल कर के आए हैं। दूसरा पॉइंट जो रखा है इन्होंने, खड़गे साहब ने, वो सुन लीजिए, जो कि अभी आगे मैं बताऊंगा इस पर और चीज़। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का प्रस्ताव पेश करते हुए कांग्रेस की तारीफ करते हुए 1949 में कहा था। ये बाबा साहब के कहे हुए वक्तव्य जो कि उन्होंने 1949 में कहा था। क्या कहा था बाबा साहब ने कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था जब प्रारूप समिति ने मुझे अपना अध्यक्ष चुना था। समिति में मुझसे बड़े, मुझसे बेहतर और मुझसे सक्षम लोग थे। यह कांग्रेस पार्टी के अनुशासन का ही कमाल था कि प्रारूप समिति संविधान सभा में संविधान को हर धारा और हर संशोधन के बारे में निश्चित जानकारी के साथ प्रस्तुत कर सके। इसलिए संविधान सभा के समक्ष संविधान के प्रारूप को अबाध रूप से प्रस्तुत किए जाने के समस्त श्रेय पर कांग्रेस पार्टी का हक बनता है। मतलब यहाँ पर सारांश क्या है, थोड़ा सा क्लिष्ट हिंदी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, लेकिन यहाँ पर कहने का भावार्थ यही है कि बाबा साहब इस चीज़ का श्रेय कांग्रेस पार्टी को दे रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने हमको प्रारूप समिति का सदस्य बनाया, प्रारूप समिति का सदस्य नहीं अध्यक्ष बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी का, जिसके ऊपर के संविधान बनाने का मुख्य जिम्मा था। जबकि वहाँ पर मेरे से भी कई काबिल लोग थे, इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने
मुझ पर भरोसा किया। ये थी कांग्रेस पार्टी, ये था कांग्रेस पार्टी का विचार, जिन्होंने कि बाबा साहब को इस लायक समझा और उनकी काबिलियत को पहचाना, उनको आगे बढ़ाया। लेकिन नरेंद्र मोदी, जो कि दिन रात एक करके झूठ बोलते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस वाले बाबा साहब का सम्मान नहीं किए। अरे भैया, आप प्रधानमंत्री हैं, आप इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन आप इतनी बेशर्मी के साथ में हर दिन कैसे झूठ बोल लेते हैं। ये है इनकी बेशर्मी का इंतहा। तो ये जो पूरा एक बहस खड़ा करने की कोशिश की गई है, ये आज के समय में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और जानबूझ करके इसको मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि वर्तमान में अभी जो मुद्दे हैं इस देश के अंदर, उनसे नरेंद्र मोदी का पीछा छूट जाए, उनको उन मुद्दों के बारे में बात नहीं करना पड़े और इस देश को एक अनर्गल और एक अनावश्यक मुद्दों में उलझा दिया जाए। यही नरेंद्र मोदी का उद्देश्य है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।